नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे। आखिर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट, कैसे काम करती है हमारी सर्वोच्च न्यायालय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट देखिए, आज़ादी के पहले सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही स्थापना सुप्रीम कोर्ट की हो चुकी थी, लेकिन उसका नाम सुप्रीम कोर्ट नहीं था, उसका नाम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, जिसे बाद में 28 जनवरी 1950 को रीनेम कर दिया गया और इसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया। तब से लेकर आज तक हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। अभी अगर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रेंथ की बात करें तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस जो उनके लोअर लेवल पर काम करते हैं। अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, इसके ऊपर भारत में कोई भी कोर्ट नहीं है। अब बात हो उठती है, क्या सुप्रीम कोर्ट भारत में एक वर्तमान में एक सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन क्या और सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, सुप्रीम कोर्ट के और भी बेंचेस अलग अलग जगह पर बैठाई जा सकती है। जैसे कि आप हाई कोर्ट की बात करें तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी एक बेंच लखनऊ में भी बैठती है। वैसे ही कई और हाई कोर्ट है जिसकी अलग अलग बेंचेस अलग अलग जगह पे बैठ सकती है। वैसे ही अगर जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट की भी बेंच जज सारे सुप्रीम कोर्ट के ही रहेंगे, लेकिन वो सर्विस भारत के अन्य शहरों में भी दे सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। तो देखिए, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट को हम लोग अपने अगले लेक्चर में कोलेजियम क्या होता है इसे विस्तार से समझेंगे। अभी इसे हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। The judges of Supreme Court appoint by the President with consult with the member of Judiciary। तो देखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होगा तो राष्ट्रपति साहब द्वारा ही होगा, लेकिन राष्ट्रपति साहब को उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना होगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने विवेकाधिकार से यह फैसला नहीं ले सकते कि कौन सा जजेस सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाएगा। उसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस से इसकी राय लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति साहब को कोई भी नाम रिकमेंड कर सकते हैं कि इसे सुप्रीम कोर्ट का जज बना देना चाहिए। और इसके बारे में और विस्तार से कैसे ये काम करती है, क्या इसकी प्रक्रिया है, पूरी तरह से अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। जुरिस्डिक्शन कांट बी कर्टेल, पार्लियामेंट इज नॉट ऑथोराइज्ड टू कर्टेल द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो पावर होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पावर को घटाया या बढ़ाया आसानी से नहीं जा सकता। और दूसरी बात कि जुरिस्डिक्शन क्या होता है, यहाँ पे शब्द जो प्रयोग किया गया वो जुरिस्डिक्शन के लिए प्रयोग किया गया। तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ऐसे पावर्स हैं जिस पर कुछ ऐसे मतलब कि डिसीजन है जिस पर सिर्फ फैसला सुप्रीम कोर्ट ही दे सकती है। जैसे कि 2 स्टेट का डिस्प्यूट्स हो गया, सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट्स हो गया, ये सब जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आ जाते हैं। इस पर फैसला देने का अधिकार या इस पर सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है और कोई भी कोर्ट इंडिया में इस पर सुनवाई नहीं कर सकती। एक्सपेंसेस चार्जेस ऑन कंसोलिडेटेड फंड, सैलरी, अलाउंस, पेंशन ऑफ जजेस एंड स्टाफ्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जितनी भी तनख्वाह होगी, अलाउंस होगा, और जजेस ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ की भी जो पेंशन तनख्वाह होगी वो सारा कंसोलिडेटेड फंड संचित निधि से दिया जाएगा। और संचित निधि का एक खास बात होती है कि संचित निधि से जिनको भी पेमेंट दिया जाता है वो टाइम पर दिया जाता है और कभी भी उस पर कटौती नहीं की जा सकती है। हाँ, अगर देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई तो इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी द सैलरी कैन बी डिडक्टेड, अदरवाइज नो सैलरी कैन बी डिडक्टेड और लेट इफ द सैलरी इज गिवन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति साहब को भी इसी के तहत वेतन दिया जाता है और जितने भी देश में उच्च पदाधिकारी अधिकारी होते हैं उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वेतन दिया जाता है। लेकिन जो टीचर रहते हैं उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन मतलब कि सैलरी ना तो पेंशन दिया जाता है। इसीलिए आप सुनते होंगे कि 6-6 महीना से सैलरी रुका हुआ है, 8-8 महीना से रुका हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज स्टाफ में ऐसा नहीं हो सकता। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं अगर वो रिटायर हो गए उसके बाद वो किसी भी कोर्ट में, भारत के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर उन लोग प्रैक्टिस करेंगे तो किसी का फेवर कर रहे हैं। और जज यानी कि न्यायमूर्ति होता है,
न्यायमूर्ति अगर किसी को फेवर करने लगे तो ये गलत बात है, ये सुप्रीम कोर्ट की अपमान, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का अपमान होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह नियम बना रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायरमेंट के बाद कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जजमेंट एंड प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमोनी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो भविष्य में एक तरह से जजमेंट, एक तरह से रिकॉर्ड बन जाया जाता है। मान लीजिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो आज से 10 साल बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो जो मतलब कि जो डिसीजन लेगी वो इस कंटेस्ट में ले सकती है कि आज डेटेड 2022 को यह फैसला के अनुसार मैं यह फैसला देता हूँ। खुद में खुद एक नियम बन जाता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन एक तरह से खुद में रूल है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। ये बहुत खतरनाक पावर है। सुप्रीम कोर्ट की अंतरात्मा इतनी खतरनाक होती है कि वो संविधान को किस तरह से इंटरप्रेट कब कर देती है ये कोई भी नहीं बता सकता। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये खुद सुप्रीम कोर्ट ही जानता है। जैसे कि सज्जन सिंह मामला में सुप्रीम कोर्ट की अंतरात्मा कुछ और कही, गोलकनाथ मामला में सुप्रीम कोर्ट की अंतरात्मा कुछ और कही। किस तरह से इंटरप्रेट कर देगी आम लोग के समझ के बिल्कुल परे है, सुप्रीम कोर्ट ही उस चीज जान सकता है। The Supreme Court is the ultimate interpreter of the Constitution. Power to punish for its contempt. तो देखिए सुप्रीम, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेट या कोई भी अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट का अपमान करता है या फिर उसके डिसीजन से नाखुश होता है तो यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान माना जाएगा और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई कर सकती है। एक बार क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। हाई कोर्ट के एक जज थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ फैसला दे दिया और उन्हें अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ जारी करवा दिया। तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलटा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को पलट सकती है। और तुरंत फैसला पलट के उस हाई कोर्ट के जज जिन्होंने यह डिसीजन दिया था उनके खिलाफ तुरंत अरेस्ट वारंट का नोटिस निकाल दिया और तुरंत उन्हें अरेस्ट करवा दिया गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की, ना तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और ना ही सुप्रीम कोर्ट की कभी अपमान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अन्यथा यह दंडनीय कार्य होगा। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग रखा गया है ताकि न्याय व्यवस्था ठीक से चल सके। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि पुलिस नेता के साथ मिल जाएंगे लेकिन जज साहब जल्दी नेता के साथ नहीं मिलेंगे। इसीलिए कितनी हत्या तो इसलिए हो जाती है ताकि कोर्ट में गवाही ना दे पाए। हालांकि आपको एक बात और बता देता हूं मैं, कोर्ट में जो ये सिनेमा में दिखाया जाता है वो सब बिल्कुल पूरी तरह झूठ है। आई विटनेस सुप्रीम कोर्ट कभी मानता ही नहीं है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में किसी के पक्ष में यह फैसला बोला कि मैंने इस व्यक्ति को देखा था मर्डर करते, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बातों को नहीं मानेगा, क्योंकि द एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट का यह साफ कहना है कि हम आई विटनेस पर भरोसा विश्वास नहीं करते हैं। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जितने भी एग्जीक्यूटिव में जितने भी स्टाफ अपॉइंट होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के तहत होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट में जितने भी जजेस की अपॉइंटमेंट होगी, स्टाफ की अपॉइंटमेंट होगी, उस पर केंद्र सरकार ना तो राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट किसको स्टाफ, किस स्टाफ को नियुक्त करना है, कैसे काम करना, वो सब सुप्रीम कोर्ट ही देख सकते हैं। उसके पावर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहते हैं उनके पास रहती है। कंडक्ट ऑफ जजेस कांट डिस्कस। तो देखिए ये बहुत खतरनाक नियम है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब किस तरह से फैसला दिए उस पर पार्लियामेंट कभी सुनवाई कर ही नहीं सकती है। जैसे कि राम मंदिर पर फैसला आया तो राम मंदिर पर किस बेसिस पर फैसला दिए इस पर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट कभी सुनवाई नहीं कर सकती और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कभी गलत नहीं ठहरा सकती। हाँ, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट आ सकता है पार्लियामेंट में, लेकिन कार्रवाई पर कभी डिस्कशन नहीं होगा कि किस प्रकार कार्रवाई हुई, और ना ही सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की कार्रवाई पर, पार्लियामेंट किस तरह से काम करता है उस पर कभी भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले सकता है। आर्टिकल 141। तो आर्टिकल 141 यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई नियम बनाती है तो वो भारत के सभी कोर्ट में लागू होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट मान ली आज कोई डिसीजन देती है तो उस डिसीजन को रखकर
ताक पर कोई कोर्ट नहीं रख सकती है, उसे उस डिसीजन को मानना होगा और उसे ऐसे कोर्ट रिकॉर्ड मानना होगा। आप भविष्य में अगर कोई निचली कोर्ट, निचली अदालत, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई भी डिसीजन देती है तो वो कंटेस्ट में लिख सकती है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। अगर आपको ये जानना होगा तो आपने सूर्यवंशम देखा होगा, जब केवला ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज करवाने जब जाते हैं ठाकुर साहब कोर्ट में, तो वह एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 1983 का हवाला देकर महिला के खिलाफ कुछ बातें, महिला के पक्ष में कुछ बातें बोलते हैं, वही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 1983 ठाकुर साहब वहां उसका प्रयोग करते हैं या उसका मतलब कि एक तरह से एग्जाम्पल देते हैं। मैं समझता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पर चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।